नमस्कार। आज हमारे साथ एक कॉलेज के एक ऐसे खास पूर्व छात्र हैं जिन्होंने न सिर्फ बीएससी, एमएससी कॉलेज से किया पर पीएचडी भी कॉलेज से की है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज वो पूरी दुनिया में कॉलेज का परचम लहरा रहे हैं। आपने लंबा समय अमेरिका में व्यतीत किया है। उसके कुछ समय बाद आप भारत के पुणे शहर के विद्या प्रतिष्ठान में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्य किए। थोड़े समय बाद आप इंग्लैंड चले गए और आजकल आप इंग्लैंड के डरहम शहर में रिसर्च के फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एक कॉलेज में पूर्णकालीन रिसर्च करके इतना आगे जाने वाले और अपनी पहचान बनाने वाले शख्स बहुत ही कम मिलेंगे। कॉलेज का वातावरण निश्चित तौर पर एक विश्वविद्यालय से अलग होता है और रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। आइए आज हम लोग आपसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा जज्बा लोगों में होता है जो चुनौतीपूर्ण वातावरणों में भी आगे बढ़ने से नहीं रोक पाता है। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर अंजल श्रीवास्तव जी का और उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमसे और हम सब लोगों के लिए बातें करने के लिए कुछ समय निकाला। नमस्ते अंजल जी। राम सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्क्रीन के पीछे डुरहम यूनिवर्सिटी देखते हुए और यूपी कॉलेज से सफ़र आपका स्टार्ट हुआ और आज आप डुरहम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। आप ही बताइए कहाँ से शुरू करें। पता नहीं, मुझे लगता है यूपी कॉलेज बेस रहना चाहिए और यूपी कॉलेज से ही शुरुआत हुई थी। तो ऑफ कोर्स विजय प्रताप कॉलेज ही बेस कैंप माना जाएगा। और वहाँ से चलते चलते मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। ऑनेस्टली जब मैं शुरू किया था रिसर्च, बेसिकली जिसे शोध बोला जाएगा हिंदी में, और वो शोध छात्र के रूप में मैं कब शुरू किया था और वो कब पैशन बन गया मुझे पता नहीं चला, लिटरली पता नहीं चला। बस एक के बाद एक, जैसे मुझे याद है जब मैं, आजकल तो मैं टेस्ट मैच नहीं खेल रहा हूँ और ना ही देख रहा हूँ, लेकिन टेस्ट मैच में एक बात कही जाती है कि पारी लाइक हर सेशन को खेलना चाहिए। एक सेशन को कैसे खेलना है, देन अनदर सेशन, देन अनदर सेशन। So it was kind of session to session kind of journey. When I entered in UP College, that lab, Ashok Sir lab, for me it was like from one room to other room, I will do some research and I'll get my PhD. तो वहाँ से जब जर्नी शुरू हुई तो लगा, फिर 6 महीने बाद एक सेशन खेल लिया तो लगा 6 महीने बाद कि नहीं यार, केवल यही नहीं करना है, कुछ और भी करना है। Then I started doing experiments, planning experiments, and I had, I won't say terrible, but yeah, experience was not that great doing research at college level, honestly speaking, because आपको वो exposure नहीं होता है, आपके पास वो guidance नहीं हो। हाँ, अशोक सर का एक जो मुझे उन्होंने कुछ गुरु मंत्र दिए जो शायद उन्होंने सीखे थे, वो गुरु मंत्र ही मेरे लिए मेरी सक्सेस का वो रहा। मतलब जो आज जहाँ पे भी मैं हूँ, जो भी कर रहा हूँ, बहुत बड़ी जगह नहीं हूँ, बहुत छोटी जगह नहीं हूँ, आई एम डूइंग समथिंग। सो वो गुरु मंत्र मेरे लिए काफी काम कर रहा। वो 2 गुरु मंत्र यही थे। पहला था कि कीप कनेक्टिंग पीपल, if you want to do research, keep connecting people. और दूसरा था कि करते जाओ, कुछ होगा, कुछ तो होगा, करते जाओ, कुछ तो होगा। और ये दोनों बातें मेरे को कभी भूलती नहीं है। आज भी मैं उसी सिद्धांत पे चलता हूँ। मतलब क्या बोलूं, मतलब आज की डेट में मैं साइंस जैसे पब्लिकेशन को ऑथर ही सही, लेकिन साइंस जैसे पब्लिकेशन है मेरे पास। और नेचर ग्रुप का नेचर कम्युनिकेशन पेपर है मेरे पास, और पीएनएस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ छपता है, पीएनएस का इनका पेपर है मेरे पास। सो यू कैन इमेजिन आई हैव एज अ रिसर्चर आई हैव अचीव्ड और आई कंट्रीब्यूटेड इन द साइंस फील्ड where anyone can imagine.
So, and the journey was really tiring. तो क्यों ना हम लोग शुरुआत बचपन से करें, कुछ अपने सबसे पहले बताइए। आप वाराणसी से हैं कि बनारस के बाहर के थे, और कैसी आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही, कुछ थोड़ा वहां से शुरुआत करते हैं। मैं चौबेपुर नाम सुना होगा, बलुआ घाट चौबेपुर का, यहाँ से 30 किलोमीटर वहाँ मेरा गांव है सोनबरसा, वहाँ पे मेरी पैदाइश है, वहाँ से मैं पैदा हुआ, जन्म लिया। मेरी माँ मेरे जन्म के बाद ही मेरी माँ टीचिंग लाइन में आई, so she was a teacher and she passed away actually 2019, so she contributed really a lot and in my life. She was a teacher, so she moved from Chaubepur, Sonbarsa. We moved to Basni, Babatpur Basni, if you know about Basni, Basni Badagaon. It's near airport. So she joined as a teacher, as a lecturer in Basni Inter College, Kamla Balika Inter College. So like from first to fifth, like nursery classes, I studied in her college, like co-ed, and then I moved to like they were like sister institute. They were like sister institute. So एक लड़कों के लिए था, एक लड़कियों के लिए था, बट प्राइमरी शिक्षा जो होती थी वो कोएड होती थी। तो प्राइमरी करके मैं 6th 7th के लिए मैं चला गया सुभद्रा कुमार इंटर कॉलेज, दैट इज नोन वेरी गुड कॉलेज फॉर इंटरमीडिएट पर्सन लाइक स्टडीइंग 10th 12th. But in 7th, that was my turning point. In 7th standard, that was my turning point of my life, basically. Up to 7th, I was first studious. 7th, I used to get first class and first in the class all the time, from first to 7th. And in 7th, क्या हुआ कि half yearly exam में मेरे को एक नंबर कम मिल गया, और वो बच्चे थे स्टाफ के बच्चे थे, उस कॉलेज के स्टाफ के बच्चे थे, एक नंबर कम मिल गया. Then I fought with them. And that's a memory in my stick already in my head. तो वहां से मेरे पापा ने, मैंने चूंकि झगड़ा वगड़ा कर लिया, तो मेरे पापा ने वहां से हटा दिया मुझे, और वो 8th तक का प्राइमरी स्कूल होता है ना, जिसमें मिडिल स्कूल होता है, जिसमें 8th तक स्टडी होती है, जहाँ पे टाट पट्टी पे, वहां पे मैं इंटर कॉलेज में था, मैं टेबल बेंच पे बैठ के पढ़ता था। मेरे को पापा ने एज ए पनिशमेंट मेरे को मूव करके मिडिल स्कूल में डाल दिया, जहां पे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ना था, नीचे बैठ के पढ़ना था, धूल में बैठ के। एंड दैट चेंज्ड माय होल लाइफ। आई लॉस्ट माय ट्रैक, आई लॉस्ट माय स्टडी लाइक मोमेंटो, एंड आई डिसाइडेड स्टडी इज नथिंग बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो विथ माय वे, सो आई लॉस्ट द ट्रैक एंड आई गॉट द ट्रैक बैक इन एमएससी। तो आर्ट्स से लेके मैं ग्रेजुएशन तक मैं पढ़ाई मेरे लिए मतलब सबसे एंड का काम होता था। अच्छा कुछ नहीं है अब करने को मेरे पास, चलो पढ़ लेते। Then but it was not, I wouldn't say it was good, it wasn't good, and I paid a lot for this. Definitely you have to pay. My father still say that. So it's like same is for life. अगर तुम्हें इतने दिन मेहनत करनी है, 7 साल खटना है, 10 साल खटना ही है, चाहे तुम अर्ली अपने शुरू के टाइम में खटो, मेहनत करो, बीच के टाइम में मेहनत करो, या एंड में जाके मेहनत करो, तुम्हें करना है। सो आई डिडंट डू दैट अंटिल ग्रेजुएशन, स्टिल डूइंग इट। तो 12th कहां से किया आपने? 12वीं कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज से मैंने 10वीं की, 12वीं की, और मेरे को फिर उसके बाद यूपी कॉलेज में, मतलब एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। मैं इतना पढ़ने में था ही नहीं कि मुझे 10वीं में 9th में एडमिशन मिले यूपी इंटर कॉलेज में, ना ही 11th में मिला। तो मेरे माँ बाप भी छोड़ दिए कि अब ये इसका कुछ नहीं हो सकता। देन दे वर लाइक लेट हिम फाइंड आउट व्हाट ही इज डूइंग। तो अल्टीमेटली आई फाइंड आउट कि या एग्जैक्टली हाउ टू गो एंड हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव। 12th के बाद फिर आपने बीएचयू का और भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दिए होंगे, यूपी कॉलेज तक कैसे पहुंचे?
दिया, बीएचयू का भी कॉम्पिटिटिव दिया और यूपी कॉलेज का भी कंपटीशन दिया। बीएचयू का नहीं हुआ एज यूजुअल, आई वाज नॉट दैट मींस आई एज एक्सपेक्टेड यू कैन से, डिडंट वर्क आउट। सो या और सबसे बड़ी बात वो थी कि मेरे घर में सब पढ़ने वाले थे। मेरी मम्मी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, double postgraduate. She was MA in sociology and she was MA in Hindi. My father was BSc mathematician. His maths was very good, so he used to teach us. So and he was LLB as well, BSc math and then LLB. And everyone in my family was like postgraduate. So I was from very good background, very good family background. Everyone was studious, everyone was like educated, but still I didn't get that until masters. शायद आप घर में सबसे छोटे रहे हैं? नहीं, दूसरे नंबर पे। लेकिन हाँ, मम्मी का लगाव मेरे से ज्यादा था, मेरा मम्मी के साथ लगाव ज्यादा था, तो वो एक बिगड़ने का एक कारण रहा। मेरी मम्मी मुझे चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मुझे याद है कि उन्होंने एक बार मेरे को इंटर के बाद मुझसे बोला था, बीएससी में एडमिशन नहीं हुआ बीएचयू में, तो उन्होंने बोला कि मेडिकल की तैयारी कर लो। I used to be very afraid to spend money on studies, like go JRS में ज्वाइन कर लो। उस टाइम 14,000 या 16,000 कुछ रुपए लगते थे, मुझे याद आ रहा है, JRS में ट्यूशन करने का, कोचिंग करने का। तो I used to be very afraid कि अरे अगर एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। और my family was educated but not like upper middle class, yes, we were middle class family। 14-15,000 98 में बहुत हुआ करता था। तो मैंने डिनाई कर दिया, नहीं मैं पैसा खर्च करके कुछ नहीं करूंगा। इतनी मेरे में समझ थी कि मेरे को पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता था। तो आई वाज नॉट, नहीं मैं बीएससी करूंगा जिसमें पैसा नहीं लगेगा, देखते हैं क्या होता है। तो वहां से फिर मेरी पहले हमको ये बताइए कि यूपी कॉलेज ही आपने कैसे चूज कर लिया, कैसे यूपी कॉलेज तक का सफर रहा आपका? यूपी कॉलेज का एक इम्प्रेशन है, आप अगर देखें, एक जो सामाजिक हमारा ढांचा है, उसमें यूपी कॉलेज की एक जगह है। तो यूपी कॉलेज का एक वो था कि चाहे इंटर कॉलेज हो चाहे डिग्री कॉलेज हो, अगर हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती थी उस टाइम कि अगर यूपी कॉलेज में 6 में डाल दो बच्चे को तो वो कुछ बन के निकलेगा, मतलब उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इंटर फर्स्ट क्लास, इंटर 9th और 11th वहां का बहुत टफ हुआ करता था, मुझे याद आ रहा है, तो लोग 9th और 11th पास नहीं कर पाते थे। तो जो 9th और 11th वहां का पास कर गया, मतलब ही इज अ गुड, मतलब स्टूडियस गाय, ये एक क्राइटेरिया हुआ करता था। और वैसे ही ग्रेजुएशन, मतलब कॉलेज के उसमें भी कहा जाता था कि अगर कोई यूपी कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया तो वो कुछ बन के निकलेगा। दैट वाज अ इंप्रेशन इन माय फैमिली और इन माय सोशल सोसाइटी। यहाँ से अब मेरी जर्नी वहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर में मैं समझता हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि हिंदी माध्यम से आप आए और फिर यूपी कॉलेज में, और उसमें भी मैंने सुना है कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ टीचर्स जब वो पढ़ाते भी थे क्लासरूम में तो इंग्लिश में ही बोलते थे वो पूरी तरह। मैं नाम नहीं लूंगा बट ना केवल जंतु विज्ञान विभाग में, वनस्पति विज्ञान विभाग में भी एक सर मतलब रिटायर हो गया अभी, वो हम लोगों को सिखाते थे एलगी, और उनसे हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला। हालांकि वो 10 बजे अगर उनकी क्लास है, 10 बजे की क्लास है, मैं तो एमएससी की बात बता रहा हूँ, इवन बीएससी में भी वो पढ़ाते थे। जब अगर 12:40 की क्लास है तो वो 12:40 मींस 12:40 में इंटर कर जाते थे। वो मुझे बहुत पसंद था, मतलब वो बंद कर देते थे, दरवाजा ऐसे बंद कर देते थे और कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दरवाजा खोलता था। तो वो भी अंग्रेजी में पढ़ाते थे, वो पूरा अंग्रेजी में पढ़ाते थे। और मुझे स्ट्रगल, मतलब बहुत स्ट्रगल, दूसरी भाषा में कुछ बता रहे हो जो कि हमें पल्ले नहीं पड़ती है, तो वाकई में हमें बहुत, मैं पर्सनली मैं बताऊंगा कि हाँ, मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ बीएससी में। तो मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ, पढ़ने के नाम पे मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ। फर्स्ट ईयर मुझे याद है कि हाँ, सबसे अच्छी क्लासेस, मतलब
ये आप कर रहे हैं ये इंटरव्यू, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन केमिस्ट्री की क्लासेस, बल्कि केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स होते थे या जो टीचर्स होते थे, वो काफी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर HP सिंह HP सिंह सर, हाँ, डॉक्टर CS सिंह, मतलब वो उनका क्लास जबरदस्त क्लास होता था उनका, मतलब बहुत अच्छा क्लास होता था उनका, एक क्लास होता था जबरदस्त क्लास, मतलब उससे इंटरेस्ट आता था। मैं आपको एक, आप सब निगेटिव ही मेरा मतलब एक्चुअली निकल के आ रहा है मुझसे आपसे बात करते हुए मेरा। मेरे को सेकेंड ईयर में मैं एक इवेंट बताता हूँ। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को वो मिला था, क्या बोलते हैं, बैक मिला था, एंड इट वाज लाइक 11 नंबर या 19 नंबर, आई डोंट रिमेम्बर रियली, 11 नंबर या 19 नंबर ऐसा कुछ मिला था, बैक मिला था मेरे। और उसके बाद मैंने फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर्स मुझे बहुत हेल्प किए, बहुत सारा, मतलब मैथ में का प्रेशर अलग था, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पास करना था, बहुत पढ़ना है। आप विश्वास करिए मेरा 48 नंबर आया था। तो फिर उस नंबर के बाद, उस मार्क्स के बाद मेरी मम्मी का एक कमेंट था कि ये पढ़ सकता है, ये पढ़ता नहीं है। ये पढ़ सकता है, ये पढ़ता नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक हिज फॉल्ट, इसका मेंटल स्टेटस उसको अलाउ नहीं कर रहा है, मेंटल जो इसका लेवल है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। कि वो हमेशा कहते थे कि इसके में मेंटली ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हाँ जिस तरफ देखेगा कि हाँ इसको मुझे करना है, ये मुझे करना है, अनलेस ये देखेगा नहीं तो कहाँ से करेगा, वो हमेशा यही बात है। तो क्या थर्ड ईयर आते आते तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, इंग्लिश भी आपको सहज लगने लगी? BSc थर्ड ईयर में हाँ, ये मैं कहूँगा थोड़ा, मतलब 2 साल चूंकि सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते और लोगों के साथ रहते रहते चीजों को समझना एक मजबूरी भी थी और एक जरूरत भी थी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन ने मुझे एक अच्छा वो दिया कि मैं मतलब उसको समझने लगा और इजी लगने लगा थोड़ा। लेकिन हाँ, अभी भी मेरी वो स्टेज नहीं थी कि मैं पढ़ने के प्रति रुचिकर हो गया, ऐसा मेरे उसमें नहीं था। तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जैसे जो बच्चे हिंदी माध्यम से आते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, वो अपनी अंग्रेजी को कैसे ठीक कर सकते हैं? आपने खुद स्ट्रगल किया है, तो कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को कि क्या उनको अपने स्तर से उसी पार्ट 1 से ही कुछ शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि उनके रास्ते थोड़े और अच्छे बनते चले जाएं, कम से कम भाषा को लेकर वो चुनौतियां ना रहें? बहुत छोटी सी टिप्स है, बहुत छोटी सी, शायद मेरे लिए काम करी, हो सकता है सबके काम करे। जो भी आता है बोलो, टूटा फूटा, वाज एम, वाज की जगह वर, एम की जगह आर, पास्ट टेंस का फ्यूचर, फ्यूचर का प्रेजेंट, जो भी बोल सकते हो, स्टार्ट टॉकिंग। और उसके लिए टॉक तभी कर पाओगे जब आप पढ़ोगे, मतलब पढ़ोगे, चाहे आप बुक्स ही पढ़ो या टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ो। मेरे पापा स्पेशली हम लोगों के लिए टाइम्स ऑफ, हमारे घर में मुझे याद है 50 या 60 रुपए का बिल आता था 95 से 2002 के बीच में, 50 से 60 रुपए का पेपर का बिल आता था। इट वॉज अ लॉट, मीन्स फॉर मी इट वॉज अ लॉट। मतलब उस टाइम अंग्रेजी का अखबार आता था, हिंदी का अखबार आता था, महीने का प्रतियोगिता दर्पण आता था, सब कुछ आता था। क्योंकि एक टीचर्स की फैमिली थी, सो एवरीथिंग फोकस्ड ऑन द स्टडीज। सो मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ोगे, केवल पढ़ो, इस उससे ना पढ़ो कि आप जूलॉजी पढ़ रहे हो, सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ो और उसको बोलो। जब बोलना चालू करोगे ना, जैसे जैसे आप बोलना स्टार्ट करोगे, यू स्टार्ट गेटिंग हैबिचुएटेड। जिस दिन आप हैबिचुएट हो गए, बस काम हो गया आपका। आप अपने आप अपनी गलती अपने आप से पकड़ने लगोगे। तो ये मेरा मतलब एक लाइन में मैं बोलूंगा कि कीप टॉकिंग, स्टार्ट टॉकिंग, और अपना सब्जेक्ट ही पढ़ सको या पत्रिका पढ़ सको या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सको, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप पढ़ो और उसको बोलो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। मैं इसमें ये भी थोड़ा जोड़ना चाहूँगा
कि क्योंकि अब इंटरनेट इतनी सहूलियत उसकी हो गई है, तो आप कुछ ना कुछ इंग्लिश के प्रोग्राम ही, जैसे पॉडकास्ट के माध्यम या रेडियो के माध्यम या कोई कोई भी उसके आप सुनिए, क्योंकि वो शब्द जब कानों पर पड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे अभ्यस्तता बढ़ती चली जाती है। तो एग्री। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस एक्चुअली, मैं अभी तो बहुत फैसिलिटी है अभी। मैं कैसे बिल्कुल सीखा, एक बोल बिल्कुल। रहा था कि मैं ऐसे मतलब कुछ लोग मेरे लाइफ में थे जो बोलते थे बोलने नहीं आता लेकिन बोलोगे जरूर अंग्रेजी में, तो दैट कमेंट यू विल गेट व्हेन यू स्टार्ट बोलने नहीं आता है तो, लेकिन एंड दैट हेल्प्स यू। हाँ, ये बहुत बड़ी उस बात आपने बताई बच्चों को, क्योंकि कई बार लोग शुरुआत में हिचकने लगते हैं, या लोग उनका अगर मजाक उड़ा रहे होते हैं और उनको लगता है कि लोग हमारा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल हिचक के कारण एकदम ही चुप होके बैठने लगते हैं, उससे सीख नहीं सकते आप। एकदम सही कहा आपने। तो वो ये बताइए, फिर बीएससी के दौरान यूपी कॉलेज में क्या क्या और अतिरिक्त काम किए आपने पढ़ाई के अतिरिक्त, जहाँ आपको याद करते हुए कुछ लगता हो कुछ कंट्रीब्यूशन किया आपने, या कुछ एक अच्छा समय बीता? हम लोग थोड़ा बहुत मंचन करते थे, मतलब जो नाट वो एनुअल प्रोग्राम के लिए होता था, तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत भाग लिया, मैंने भाग लिया। लेकिन मुझे याद नहीं है कि क्या क्या, मतलब मुझे एग्जैक्ट इवेंट का नाम मुझे याद नहीं है या साल नहीं याद है, लेकिन उसमें हम लोग कुछ कुछ करते थे। थोड़ा बहुत गेम, चूंकि यूपी कॉलेज में एक प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो आप गेम ओरिएंटेड भी हो सकते हो। आप बीएससी करते हुए या बीए करते हुए आप गेम ओरिएंटेड हो सकते हो। दैट्स अ वेरी बिग बिग बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल। हॉकी, बास्केटबॉल, इसमें तो मतलब हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब वो एग्जैक्टली, ग्राउंड में जैसे लगता है उस भूमि में उस मिट्टी में कुछ है, कि कुछ है, जिसमें इतने कुछ इतने है। बड़े बड़े नाम, चाहे हॉकी का उठा लीजिए, बास्केटबॉल का उठा लीजिए। तो मैं गौरी शंकर सिंह सर का बॉटनी पढ़ाते थे, वनस्पति विज्ञान पढ़ाते, और फिर लेटर इन लाइफ अशोक सिंह बास्केटबॉल के सचिव हुआ करते थे, तो मैं टीम बनाया करता था। मैं मतलब हम लोग टीम कैसे कौन जाएगा कहाँ, ये सब होता था। तो मैं देखता था उनको कि कैसे चल रहा है। तो मतलब वो पूरी जर्नी बीएससी से लेके पीएचडी तक मैं गेम में बहुत इंटरेस्टेड था, तो कौन कौन से जिसका गेम में? बास्केटबॉल में? क्रिकेट नहीं, बेसिकली तो क्रिकेट एज यू क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट के बाद थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेलता था, बट बहुत रेयरली बास्केटबॉल, बहुत कम खेला। क्रिकेट अच्छा खेला, बैडमिंटन में अच्छा खेलता था, तो बैडमिंटन का प्लेयर रहा। तो बीएससी के बाद एमएससी के लिए आप यूपी कॉलेज में ही आपने एडमिशन लिया। क्या उस समय तक आपको कुछ पता चल पा रहा था कि भाई बीएससी के बाद मैं और अपनी अगली छलांग कहाँ लगा सकता हूँ, देश के अंदर ही कौन कौन सी और अच्छी संस्थान हैं, या शहर में ही हैं? क्या वो कॉन्फिडेंस, वो सहजता तब तक डेवलप हो पाई थी कि मैं कंपटीशन को निकाल सकता हूँ? और क्योंकि देखिए, बायो साइड में जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा और भी लगता है कि हमारे पास संभावनाएं कम है। एक बार आप जब लगता है डॉक्टर नहीं बन पाए हो, तो जिससे लगता है यार संभावनाएं बहुत कम हो गई। ऑन द अदर हैंड, जो मैथ्स का बच्चा होता है उसको लगता है कि भाई मैं एमबीए भी कर सकता हूँ, उसके पास कई और रास्ते दिख रहे होते हैं। तो आप उस समय किस मनोस्थिति से गुजर रहे थे जब आप बीएससी से एमएससी में आए, या बीएससी के थर्ड ईयर में जब आप थे? बीएससी के मुझे अभी भी याद है, बीएससी ग्रेजुएशन जब हम लोग लास्ट फेज में थे, बेसिकली यू कैन से आफ्टर दिसंबर की बात है, दिसंबर जनवरी की बात है। मुझे याद है सब कोई एसएससी के एग्जाम की तरफ बढ़ता गया, एसएससी के एग्जाम, और ये सारे जो रिक्रूटमेंट, रेलवे एग्जाम, रेलवे बोर्ड का एग्जाम, इन सब के एग्जाम के बारे में। और हमें कोई मतलब सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट जो था, हमें कोई गाइडेंस नहीं था कि एक्चुअली में हम बीजे बॉटनी जूलॉजी करके या बॉटनी के जूलॉजी करके हम कर क्या सकते हैं। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड भी था वो भी ये उनके पास डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा और कुछ दिखता नहीं था किसी के पास। मतलब आप सोसाइटी में भी उस टाइम चाहिए तो किसी को डॉक्टर, या बायोलॉजी है तो डॉक्टर, मैथ्स है तो इंजीनियर। तो मैं चूज किया था, बीएससी पास करने के बाद मैं चूज किया मैं फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम, मतलब मैं थोड़ा प्रिपेयर करूंगा, फॉरेस्ट सर्विसेज करूंगा। मैं दिल्ली चला गया, मुखर्जी नगर में कोचिंग वगैरह सब खोजने लगा।
इसी दौरान मैं सब खोज लिया, सब सेट हो गया, तो घर पे आया कि हाँ अब मैं सब सामान वामान लेके जाऊंगा और मैं यहाँ से फॉरेस्ट सर्विस के लिए 3-4 महीने की कोचिंग थी, 4 महीने की कोचिंग थी, तो मैं वो कोचिंग करके मैं फॉरेस्ट सर्विसेज दूंगा। उसी दौरान मेरे एक मित्र आए, उन्होंने बोला अरे कॉलेज का एडमिशन हो रहा है, एमएससी का एडमिशन, और बॉटनी का लिस्ट, मैं फॉर्म नहीं भरा, एमएससी का फॉर्म नहीं भरा। आप समझ लीजिए मैं बॉटनी से एमएससी हूँ, लेकिन उस टाइम जब एमएससी का फॉर्म भरना हुआ तो मैं जूलॉजी का फॉर्म भरा, क्योंकि वहां मेरिट कम जाती है, बॉटनी की ज्यादा जाती है, तो मैंने एमएससी का फॉर्म नहीं भरा। तो वो मित्र आए, बोले कि अरे चलो एडमिशन हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, चलो कॉलेज घूम के आते हैं। मैं कॉलेज घूमने गया तो मुझे याद है गंजू सर सामने मिल गए एकदम, और उस टाइम पेड सीट चलती थी बॉटनी में 2002 में, पेड सीट। तो उस टाइम शायद वो पहला साल था या दूसरा साल था, कुछ ऐसा था, तो वहां पे सीटें खाली थी। तो गंजू सर मुझसे पूछे कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि सर कुछ नहीं, सोच रहा हूँ फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम दूंगा और दिल्ली जाऊंगा। बोल रहे एमएससी में एडमिशन ले लो। मैंने कहा सर मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा है। वो कहाँ, फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने कहा नहीं सर, इतना हाई मेरिट जाता है हम लोग का, कहाँ से होगा, तो कहीं तो फॉर्म भरा होगा किसी का, एमएससी का फॉर्म। मैंने कहा सर जूलॉजी का भरा, बॉटनी का नहीं भरा। वो तुरंत भीषम सर के पास गए, भीषम सर से मेरा फॉर्म लिए और बोले कि वो जूलॉजी वाला फॉर्म दे दीजिए मुझे और बॉटनी में इसका एडमिशन कराना है। और मैं वो फॉर्म मुझे वो दिए और मुझे बोले कि जाओ, बीबी सिंह साहब थे, बीबी सिंह साहब के पास जाओ और बोलो कि इसको बॉटनी में एडमिशन के लिए ये अप्रूव कर दें। बीबी सिंह साहब मुझे मार के भगा दिए, बोले कि निकलो यहाँ से, मजाक बना रखे हो, जूलॉजी का फॉर्म बॉटनी में। Then he was like very furious and all. I went back to Ganju sir. Ganju sir, ask him. BB Singh sir said ki ask Ganju sir to come over. I asked Ganju sir, sir, he's calling you. Ganju sir walked down to BB Singh office, old office. He walked down there, and BB Singh sir said, if you like this student that much, why don't you just ask him to buy a new form and then fill up, and what you are doing? So that was also taking admission in MSc in botany department was a kind of luck or whatever it was, and then I got admitted. I filled the form and submitted the form. बहुत अच्छा लगा ये जान के कि गंजू सर ने एक लाइफ को कैसे बदला। Exactly. Oh, absolutely. I'm always grateful for him for that event actually, and it was 12,000 or 14,000 fees. It was a lot that time for still my family was means for me it's a lot. तो मैंने पापा को फोन किया, जाके नीचे पीसीओ से फोन किया पापा के ऑफिस में, बोला कि पापा 12,000 रुपया लग रहा है, मेरा एमएससी में एडमिशन हो रहा है। और माय फादर वाज वेरी मच लाइक यू नो fancy, you can say, to get his son to post graduate. Like he always say that na post graduate kar lo, you will be better, don't stop at graduation, do it as a post graduation. And as soon as he heard that, oh I'm going to go for post graduation, he was like, oh yeah I will do it. 12,000 अभी तो नहीं देना है, ब्रेक करके दे सकते हैं क्या, मैं दे दूंगा। And he just 6,000 करके मैंने फीस तुरंत भर दी। And then that's how I get into that batch. Great. So, and that was starting of my real study journey. नहीं, ये अच्छा लग रहा है जान के कि देखिए आपने भी अपने स्तर से कुछ चीजें पता की कि भाई फॉरेस्ट सर्विसेज होती हैं, उसकी आपने तैयारी कर ली थी, और फिर उस दौरान फिर आपने एमएससी बॉटनी में एडमिशन लिया और आपको अपना एक कहना चाहिए बेस पता था, आपको एक अंदर से चीजें पता थी कि भाई मेरा बेस थोड़ा सा क्लास 12 तक को लेकर और इवन बीएससी पार्ट 1 में भी मैं करी, तो आप सब कुछ जानते हुए अपने हिसाब से चीजों को लेते हुए चल रहे थे। और उसके बाद भी वो एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था किसी का, शायद उस टाइम आईएएस बना था या आईपीएस बना था शायद वो बंदा, और वो जो फॉरेस्ट सर्विस में जाने का मेरा आइडिया था, आपका जो उत्तर जहां तक रहा कि किस उसमें जा सकते हैं बायो साइंस वाले बच्चे, मैं उसी को मैं बेस करके बोलूंगा कि आप जा कहीं पे भी सकते हो, ये आपका डिटर्मिनेशन। इफ यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यू कैन डू इट।
जस्ट बी डिटरमाइंड कि हाँ मुझे ये करना है। तो मैं ये नहीं समझता कि अगर आप बायो पढ़े हो तो आपके रास्ते ब्लॉक हो जा रहे हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, और आज की डेट में एग्री बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर सेक्टर इज बूमिंग। पीपुल, हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि हम बनारस में हमारा एक्सपोजर नहीं है। मैंने अभी कुछ एडवर्टीजमेंट देखा क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन यूपी कॉलेज डूइंग समथिंग like Manish sir and all doing something like campusing and all. So things are changing. You have to go out and get exposure. बेसिकली आपको ऐसे लोगों से मिलना है, ऐसे लोगों के साथ रहना जो कि आपको कुछ बता सके। हम यूपी कॉलेज में रह के हॉस्टल और डेलीगेसी करते करते हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि बाहर की दुनिया कैसी है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो उस टाइम इतने बेकार होते हैं कि हमको कोई लेने कुछ पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ जाएं। अदरवाइज अगर आप वो 3 साल, हाँ ये कह सकते हैं आपकी इजी होता है जब आप निकल जाते हो बताना या ज्ञान देना बट अगर हम वो 3 साल लिटरली हम अपनी आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, और अच्छे जो आगे निकले हुए हैं या जो कुछ कर रहे हैं, जैसे आपने ये इवेंट किया, इट्स प्रोबेबली गुड फॉर स्टूडेंट्स टू कीप इन टच विथ डिफरेंट पीपल लाइक मी और डिफरेंट पीपल। ये अच्छा इवेंट है कि हाँ आप उनसे अच्छा कांटेक्ट करो, बात करो कि हाँ मैं ये क्या कर सकता हूँ या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसे शायद क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया बहुत ब्रॉड हो चुकी है इसलिए हमें इजीली अवेलेबल है, पहले नहीं था, लेकिन लोग तब भी थे। शायद हम रीच नहीं कर पा रहे थे, शायद ये हमारा वो था कि हम रीच नहीं कर पाए। तो मतलब एक बार हमें समझ, जैसे एमएससी में गए तो हमें खाली नेट का धुन था, बस नेट करना है, नेट करना है, नेट करना है, नेट का धुन था। हमें याद है हम मेरी एक कजिन सिस्टर एमएससी उसी टाइम सेम ईयर में कजिन सिस्टर बीएचयू से कर रही थी। तो सेकेंड ईयर जब हम लोग फर्स्ट ईयर पास किए, सेकेंड ईयर में क्योंकि जून जुलाई में हम एग्जाम दे लिए तो दिसंबर में नेट होता था। तो हम जून जुलाई की गर्मी में साइकिल चला के बीएचयू गए, और एक बार नहीं कम से कम 100 बार गए होंगे। और बीएचयू से वो लाइब्रेरी की किताबें उनके पास वो निकालते थे और हम फोटोकॉपी करते थे, और फोटोकॉपी करके हम ले आके अपने क्लास में जो 22-24 बच्चे हम लोग हुआ करते थे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो that was the environment in MSc. MSc was fabulous. Means it was never like क्या बोल सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला पीरियड जैसे लगता था कि ये कभी खत्म ना हो, बस चलता रहे। ये यूपी कॉलेज का वो 2 साल बहुत ही, मतलब मेरी लाइफ में बहुत ही अकाउंटेबल है उस चीज के लिए, बहुत ही अकाउंटेबल है। और उनके सारे बच्चे, मतलब जो जितने मेरे बैचमेट्स हैं मेरे डेवलपमेंट में, उन सब का हर एक का एक एक का हाथ है, हर किसी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि आप लोग उस समय बीएचयू जाया करते थे, और इसी बात को मैं बच्चों के लिए इस तरह से भी कहना चाहूँगा कि आज भी जैसे 2 महीने की छुट्टी होती है, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो वो जाएं जो आसपास में अच्छी संस्थाएं हों, बीएचयू है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और भी जो चीज़ें मिल रही हो वहाँ जाएं, बात करें लोगों से। अगर प्रोफेसर उनको नहीं भी इनटेक करने की स्थिति में है या रुचि नहीं दे रहे तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम बस कभी कभी ये देखने ही आ जाया करेंगे। उससे भी बहुत एक एक्सपोजर मिलता है, हिम्मत आती है। आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। उसी में ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई भी आपका इंटरेस्ट देखता है ना तो आपको डिनाई बहुत देर तक नहीं कर पाता है। बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे, एक बार नहीं 10 बार शो करो, 10 बार डिनाइल करो। मुझे एक प्रोफेसर यूपी कॉलेज के ही एक टीचर ने कहा, एक टीचर थे यूपी कॉलेज के जो मैं प्रणाम करता था उनको, वो जवाब नहीं देते थे। तो मैंने अपने उन टीचर से बात हो रही, तो मैंने कहा सर वो तो जवाब ही नहीं देते। तो बोलो तुम करते रहो, आज नहीं देंगे 10 दिन बाद देंगे, 100 दिन बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे। और अल्टीमेटली उन्होंने दिया, और जो देना शुरू किया वो आज तक देते हैं। सो यू हैव टू बी लाइक, वो एक कबीर दास का है कि तुलसीदास का है, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, बट वो है ना कि पत्थर पे रस्सी घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, पत्थर पे भी निशान पड़ ही जाएगा। तो वो आपके एफर्ट पे है, आप कितना एफर्ट करोगे, एफर्ट करते जाओ, कुछ ना कुछ निकल के आएगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। It's all your effort, it's all your intention, good intention, I would say.
तो एमएससी के समय जैसे आपने कहा कि सिर्फ नेट के बारे में बातचीत चलती रहती थी, पर आपने अपने स्तर से भी प्रयत्न किया कि भाई मैं एक्सपोजर लूँ, बीएचयू आप जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात रहती है भाई, नेट का इम्तहान पास हो जाए, जेआरएफ के पास जाए, तो क्या उसके संदर्भ में आपका उस समय क्या एक रुझान था? मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आपके एमएससी को पीएचडी से। मतलब हमारे जैसे जो सिलेबस होता है, जैसे एक सिलेबस है बीएचयू का बॉटनी का, और एक सिलेबस है अपने यूपी कॉलेज बॉटनी का, या किसी भी सब्जेक्ट का होगा। हम लोगों के अंदर एक इम्प्रेशन होता था कि बीएचयू का जो सिलेबस है, जो पढ़ाते हैं, जो लोग वहाँ के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, वो एग्जैक्टली इस पैटर्न पे पढ़ाते हैं कि नेट क्वालिफाई हो जाएगा। इट वाज नॉट द केस फर्स्ट इन द यूपी कॉलेज पैटर्न। जैसे हम लोगों को पता चला जैसे नेट हो गया, तो हम लोग नेट हो गया तो आगे क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों के पास जो सीनियर्स हुआ करते थे, जैसे हम लोग के सीनियर्स होते थे, मैं नाम लेना चाहूंगा एक्चुअली यहाँ पे, जो जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे को रिसर्च में जाने से, मनोज कुमार राय और सत्य प्रकाश पांडे। कहाँ पर ये हैं दो ये लोग लोग जो थे आजकल? वो एनबीआरआई में मनोज कुमार राय यहाँ पे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, आई अमरकंटक। थिंक छत्तीसगढ़, अमरकंटक। अमरकंटक। ये और यूपी सत्य कॉलेज से ही प्रकाश हैं? पांडे, यूपी हाँ कॉलेज वो से ही यूपी पढ़े? कॉलेज की, यूपी कॉलेज के एमएससी हैं। अच्छा। he was very laborious, he was very studious as well। वो लोग एमएससी दिसंबर एमएससी कर रहे थे फाइनल ईयर, तभी वो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके थे। वो हम लोगों का स्टैंडर्ड था कि दैट वाज बेंचमार्क। ये दो लोग हुआ करते थे, और एक दो लोग बीएचयू से, जैसे योगेश मिश्रा, मैं नाम लूंगा, वो एलसी राय साहब के अंडर में पीएचडी किया करते थे, जिनके यहाँ मैं ड्यूरिंग पीएचडी में जाता था सीखने के लिए। अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं बीएचयू बॉटनी डिपार्टमेंट में, योगेश मिश्रा। तो ये लोग जो होते थे, ये लोग बीएससी से हमारे सीनियर थे, और 1-2 साल सीनियर थे, 2 साल 3 साल ऐसे करके। तो इन लोगों से कभी कभार मुलाकात हुई थी, मतलब कि ऐसे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या वो छुट्टियों में आते थे अपने पीएचडी के दौरान, तो यूपी कॉलेज आते थे। तो एक बेंचमार्क सेट हो गया था, और थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा था अपने सीनियर से ही कि हाँ नेट कर लेंगे, जेआरएफ हो जाएगा, तो अच्छी जगह पीएचडी मिल जाएगी। अच्छी जगह पीएचडी इंस्टीट्यूट, उस टाइम तो आईसर नहीं था, आईटीज या इंस्टीट्यूट कोई भी, किसी भी डीएसटी का हो, डीबीटी का हो, इस साइड के इंस्टीट्यूट में हम लोग जा सकते हैं। बस इतना आइडिया था, बस कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है कौन सा नहीं है, इतना कोई आइडिया नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मेरा नेट हुआ नहीं उस दौरान, 2004 के दौरान, और पीएचडी की एक ललक सी हो गई थी कि नहीं अब तो करना है, अब इसको पीएचडी मतलब एमएससी कर लिया तो पीएचडी का। और वो मनोज भैया और सत्यप्रकाश भैया पूरा दिमाग में बैठे रहते थे कि वो लोग टॉपर है, वो कर रहे हैं तो हमें करना ही चाहिए, ये हो सकता है कुछ। दैट्स व्हाई आई, मतलब मेरा जो पूरा रूट जो है पीएचडी की तरफ फोकस्ड हो गया। तो यूपी कॉलेज ही क्यों? ये इसका एक्चुअली उत्तर मेरे पास नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे क्यों का उत्तर मेरे पास नहीं है। ये मैं इसको इस तरीके से उत्तर दे सकता हूँ कि ये डेस्टिनी आप समझ लीजिए कि वो डेस्टिनी थी, या वो मेरे इसको और किसी से मैं, मतलब मैं खुद अपने आप को मैंने आज तक नहीं समझा पाया कि मैं क्यों वहां पे क्यों। क्योंकि मैं अपनी खुद अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं देख पाता था साइंस को कि हाँ ये चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज ऐसे हो सकती थी, या ये इसका पॉसिबल भी ऐसा है, ये सब चीजें मैं देख पाता था। तो आखिर मैंने क्यों यूपी कॉलेज चुना, इसका उत्तर मेरे पास एकदम नहीं है, मतलब आज तक मैं उस उत्तर को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन हाँ ये था कि दो चीजें थी। पहला एक फैक्टर था जो कि मैं घर से बहुत रिलेटेड था, मतलब मैं घर के बहुत क्लोज था। तो पहला तो ये था कि पास में है, शिवपुर में घर है, आया गया काम हो जाएगा। दूसरा ये है कि डिपार्टमेंट में है, और अशोक सर का वो एक जो उनका चार्म हुआ करता था उस टाइम, एक बच्चों में चार्म होता था अशोक सर का कि वो ऐसे मैं एक्चुअली मैं कहते हैं ना कि
मेरे को अट्रैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं घर से बहुत लाडला टाइप था, तो मेरे को बहुत चीजें फैसिलिटी वाइज बहुत मिलती थी। मैंने बताया कि मैं स्कूटर से, बाइक से आ जाता था, मेरे को एक्सपेंसिव चीजें पसंद थी, और अशोक सर के पास वो सारी चीजें थी। तो वो एक अट्रैक्शन, नॉट साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक अट्रैक्शन अशोक सर से था कि अशोक सर के साथ चलो यार, अशोक सर के साथ। तो ही वाज लाइक charm of that and he attracted me, तो he asked me as well, क्यों तुम मुझे ही क्यों करना है? तो पता नहीं सर, करते हैं। then he agreed like he took quite a few months to agree, because he was not doing research at any point. so he said you will start now and in the end of my career। मैं कहा ठीक है सर, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। and that's how basically, and probably उत्तर यहाँ पे हो सकता है थोड़ा पार्शियल उत्तर की, हाँ वही वो जो चार्म था अशोक सर का, तो काफी अट्रैक्ट किया मुझे। तो आपने बताया अशोक सर का एक चार्म था जो आपको पीएचडी करने के लिए यूपी कॉलेज ले आया, और तो क्या जब उनके साथ ज्वाइन किया तो कुछ ऐसा लगा कि भाई एमएससी में कुछ मुझे हल्का फुल्का रिसर्च के संदर्भ में एक्सपोजर मिल चुका है, या जब शुरुआत की तो जैसे लगा कि भाई हमें कुछ भी नहीं पता और कैसे रास्ते आगे निकालने, कुछ उसका पता नहीं। हमें कुछ नहीं पता था। हमारी शुरुआत जून 2005 की बात है, मई जून 2005 की बात है, जब टेम्परेचर 46-47 हुआ करता था, 45 से 48 के बीच में। और उस दौरान हम शुरू किए कि सारा रूम क्लियर हो गया कि यहाँ करना है, और टॉपिक क्लियर हो गया कि ये करना है। देन मई जून के महीने में मैं साइकिल से जाता था बीएचयू लाइब्रेरी में। मैंने परमिशन ली, यहाँ से हेड ऑफ डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड कराया और परमिशन ली कि हमको लाइब्रेरी अटेंड करनी है। और दैट वाज अ टफ जॉब टू गेट सैंक्शन कि हाँ एक यूपी कॉलेज का लड़का आएगा, और एंड इट टुक मी अ व्हाइल टू गेट इट डन। एनीवेज, तो मुझे कुछ नहीं पता था ऑनेस्टली, हमें पता था, मुझे पता था ना सर को पता था कि क्या करना है, क्योंकि वो भी नए थे रिसर्च कराने के लिए और मैं भी नया था रिसर्च करने के लिए। तो हम लोगों ने एक टीम के रूप में शुरुआत की कि चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम था रेफरेंसिंग करने का कि इस काम पे काम कितना हुआ है। तो मैं रोज बीएचयू जाता था, 18-20 किलोमीटर है शायद अगर ईश्वरीपुर से, और सुबह जाता था 9 बजे, पूरे दिन रिफ्रेशिंग करता था। बायोलॉजिया प्लांटेरम, बायोलॉजिकल ऐसे कुछ मोटी किताब हुआ करती थी, रामायण से भी मोटी, इतनी चौड़ी, खूब, और उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखा हुआ करते हैं रेफरेंसिंग के लिए, जो पूरे साल, पूरे मतलब बायोलॉजी में जितने भी पेपर उस साल आए होंगे, उस महीने में आए होंगे, वो पूरा रेफरेंसिंग होता था। उसमें जाके मैं, एक कार्ड आता था रेफरेंसिंग कार्ड, उस पर मैं रेफरेंसिंग लिखता था, और शायद वो अभी भी लैब में होगा मेरे यूपी कॉलेज के लैब में। और वो रेफरेंसिंग करने में 3 महीने गए। उसी दौरान में बीएचयू के जो हमारे सीनियर हुआ करते थे ऑलरेडी रिसर्च, क्योंकि बीएचयू से रिसर्च, यूपी कॉलेज से जो एमएससी बीएससी करके जाता था वो एमएससी पीएचडी बीएचयू से करता था, या एमएससी करके गया तो पीएचडी बीएचयू से करता था। तो ऐसे कुछ लोग जानने वाले थे जो कि जाके मैं मिलता था कि हाँ क्या होता है, रिसर्च कैसे होता है, अच्छा इसके बाद तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम है। ऐसे करके मैं लोगों से, मैं जिज्ञासु हमेशा से रहा, मतलब ये जिज्ञासा हमेशा से रही कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, बेहतरी करने का हमेशा मतलब मेरे दिमाग में रहता था कि हाँ इनसे पूछो कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं लैब टू लैब, जितने लैब में बीएचयू बॉटनी डिपार्टमेंट के जितने, इसमें मेरे जान परिचित का कोई होता था, मैं जाता था, और मैं आज भी जाता हूँ। मतलब अगर आज भी मैं किसी को जानता हूँ तो आज भी मैं उस लैब में जाता हूँ। तो उस टाइम में तो हर लैब में कोई ना कोई होता था, चाहे कोई सीनियर होता था चाहे कोई जूनियर होता था। तो मैं जाता था वहां पे, जाता था, समझता था कि क्या होता है। तो वहां से हमारा स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे कि मैं जब जाता था मई जून में, तो अलग अलग लैब से कांटेक्ट करता था, मतलब हर जगह किसी न किसी लैब में कोई ना कोई जूनियर सीनियर हुआ ही करता था। तो मोस्टली मतलब ईच एंड एवरी लैब समवन इज देयर टू कांटेक्ट। तो मैं जाता था, सबसे बात करता था,
समझने की कोशिश करता था, क्या होता है, कैसे होता है, अच्छा हमको ये करना है तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमको ये करना है तो कैसे कर सकते हैं, बट कोई करने को नहीं देता था। तो वापस आके अपने लैब में कि सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, एंड देन रेफरेंसिंग के थ्रू, रेफरेंसिंग कांटेक्ट करना कि रेफरेंस कौन सा पेपर कैसे किया है। और मैं, आप विश्वास मानिए, ये 2004 की बात बता रहा हूँ, जब आप इंटरनेट के युग में इंटर कर रहे थे बेसिकली, 2005 के, और इंटरनेट था, लेकिन मैं चिट्ठी खाता था उस पे, पोस्ट कार्ड पे, और उसको मैं विदेशों में भेजा करता था। हर एक देश में मुझे कोई ऐसा छूटा होगा जिसको मैं नहीं लिखा होऊंगा कि मुझे ये पेपर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं होता था कंप्यूटर से डाउनलोड करने का, क्योंकि सारा पेड होता था। तो मैं उनको लिखा करता था, और मेरे पास हर दिन कोई ना कोई एक मतलब एनवेलप मेरे डिपार्टमेंट में मेरे नाम से होता विदेश से। तो रविंदर सर हुआ करते थे, रविंदर सिंह बोला करते थे, अबे तू क्या करते हो कि तुम्हारे यहाँ रोज चिट्ठी आती रहती है। तो एक एनवेलप मेरे पास, और मैंने मतलब 10 साल तक मैंने, मुझे लगता है मैं बचा के रखा था सारे एनवेलप। इट वाज लाइक बिग बंच ऑफ एनवेलप्स, और डिफरेंट कंट्रीज से, और लोग, और विलियम एफ ग्रांट करके एक मेरी फील्ड का एक बहुत ही दद्दू टाइप का, ग्रैंडफादर टाइप का साइंटिस्ट था। मैं ईमेल से उनको अपनी पिक्चर्स भेजता था जो माइक्रोस्कोप से निकलती थी, उनको भेजता था, और वो मेरे पिक्चर्स को जस्टिफाई करते थे कि हाँ ये स्टेज है, या ये, मतलब वो साइंटिफिकली उसका एक्सप्लेनेशन देके मुझे ईमेल करते थे। तो मैं वही सर का पहला गुरु ज्ञान की, कॉन्टैक्ट एवरीवन, कीप कनेक्टिंग एवरीवन, वो मुझे बहुत काम दिया। वो मेरे को एक्सपोजर दिया बेसिकली, लोगों से चिट्ठी के थ्रू ही, ईमेल के थ्रू ही, लेकिन मुझे बहुत एक्सपोज किया। अच्छा ऐसे सोच सकते हैं, अच्छा ऐसे कर सकते हैं। तो वही है कि डिटर्मिनेशन, आप करना क्या चाहते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। मैं बहुत डिटरमाइंड था कि हाँ मुझे करना है, और मुझे अभी भी याद है जब मेरा 2007 में पहला एल्सेवियर में इंटरनेशनल पेपर आया था, एल्सेवियर में इंटरनेशनल पेपर आया था, तो पूरे डिपार्टमेंट क्या, पूरे कॉलेज में हल्ला हुआ था कि अरे उसका एक पेपर आया है। बहुत ही शोर मचा था उस टाइम कि, और मुझे अभी भी याद है पीएचडी करके मैं निकला था, तो शायद रमाशंकर सिंह थे प्रिंसिपल, प्राचार्य, उन्होंने मुझे 12,000 रुपए का पोस्ट डॉक के लिए जाने का इनाम दिया था। अच्छा। और मेरा नाम पेपर में आया था, दैनिक जागरण में। क्या बात है। आप सोच रहे, इसी से मेरे को और ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे, हम लोगों ने इंडियन साइंस कांग्रेस में मैं और मेरी पीएचडी सर, पीएचडी में मेरे साथ थी पारुल सिंह, दोनों लोगों ने इंडियन साइंस कांग्रेस में जाके पोस्टर लगा के बेस्ट पोस्टर अवार्ड जीता था। और हमें कुछ नहीं पता था कि साइंस क्या होता था जब हम स्टार्ट किए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं वहां से वहां की दूरी। तो और वो 5,000 रुपए मिले थे हम लोगों को। ये बताइए, संसाधन की बहुत जरूरत होती है रिसर्च में, और कॉलेज के लेवल पर तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कैसे चीजें हो पाई? संसाधन के रूप में तो हम लोगों के पास केवल एक माइक्रोस्कोप था, मतलब, और केमिकल्स के रूप में हमारे पास ना ही ग्रांट होते थे, ना ही कुछ, कोई मनी नहीं हुआ करता था, ग्रांट मनी कुछ नहीं हुआ करता था। तो मुझे वहां पे भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कि चीजों को कैसे ऐसे केमिकल से ही किया जा सके जो कि एमएससी के प्रैक्टिकल के लिए अवेलेबल है। तो जैसे कोई प्रोटोकॉल होता था जिसमें कि कोई एक्सपेंसिव केमिकल यूज करके किया हुआ है, तो मुझे खोजना पड़ता था कि नहीं, इसका कोई और अल्टरनेटिव खोजो जिससे कि क्वालिटी वही रहे बट चीपर वे में हो जाए, और ये स्पेशली ऑर्डर भी ना करना पड़े, ये एमएससी के ही ऑर्डर में आ जाए। तो इस तरीके से, और हम मेरा जो रिसर्च हुआ करता था वो क्रोमोजोम बेस्ड था, तो उसमें स्लाइड और कवर स्लिप और माइक्रोस्कोप और 2-4 जो केमिकल होते थे वो एमएससी में आते थे, एमएससी के प्रैक्टिकल में आते थे। तो उसी में से थोड़ा सा रविंदर सर दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए। तो इस तरीके से, मतलब पहले तो आप खोजिए कि क्या करना है, और उसके बाद ये खोजिए कि कितना चीपेस्ट वे में करना है, और
कैसे कर सकते हैं। और उसी में जैसे संसाधन की जब बात करते हैं तो हम लोग, हमारे पास आइडियाज थे कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते थे केवल इंस्ट्रूमेंट्स की कमी के कारण। तो इसलिए हम लोग पेपर, उतने बड़े पेपर नहीं छाप पाए जितना हम छाप सकते थे एक्चुअली में। लेकिन हाँ, कुछ सीनियर थे वहाँ के बीएचयू के जो कि काफी गाइडेंस में, जैसे मनोज भैया का नाम मैं बार बार लूंगा और सत्यप्रकाश भैया का भी नाम बार बार लूंगा, वो हमेशा, उन्होंने हमेशा गाइड किया, मतलब हेल्प भी किए, पुश भी किए कि कर सकते हैं। गाइड के तौर पर अशोक सर के बारे में क्या आप कहेंगे? फुल फ्रीडम that which was required actually as a resource, जैसा था जो फैसिलिटी थी उसके अनुसार उनका फ्री हैंड था हर बात पे। मुझे याद आ जा रहा है एक एक इवेंट, नाम याद नहीं आ रहा, एक जनरेटर का बंदा था 2005-06 में, जनरेटर रूम टेक केयर करता था वो, और मेरे को ट्रीटमेंट देना था पूरी रात, 3 दिन मेरे को घर पे, मतलब घर पे नहीं गया मैं, इतना करीब घर पे होने के बाद भी मैं 3 रात लैब में ही था, और मुझे ट्रीटमेंट देना था, 24 साइकिल की ट्रीटमेंट था वो। तो मैं रात भर लैब में रुका था, पूरा डिपार्टमेंट सन्नाटा, पूरा, आप समझ सकते हैं कि कॉलेज में रात में रुकने में क्या हालत है। तुम यहाँ पे आज पूरी रात लाइट का ध्यान रखोगे, अगर लाइट गई तो तुरंत जनरेटर ऑन होगा। और मुझे याद है वो 12 लीटर पर घंटे जनरेटर लेता था बड़ा वाला, और वो जनरेटर मेरे लिए ऑन होता था। तो मैं इस फुल फ्रीडम, दैट वाज द बेस्ट थिंग ही गेव मी, एंड फुल, जहाँ पे आप जा सकते हो, जो कर सकते हो, जिससे बात करनी। और ऐसा नहीं होता था कि वो कभी फोन करे कि हाँ अंजिल जा रहा है, इससे इसको ये दे दीजिएगा, कभी नहीं। तुम जाओ, तुम खुद बोलो कि मतलब मुझे ये चाहिए और मुझे ये मदद चाहिए, एंड देन if you get it, you get it. It's not like because of me you get it and you can't get it by your own. So he always keep pushing me, ना मैं फोन नहीं करूंगा, तुम जाओ देखो क्या होता है, and that makes me really strong. So today what happened कि मैं FRS होता है यहाँ पे भी ना, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी भी है, तो मैं फोन उठाता हूँ, फोन करता हूँ, हाय माइक, ये काम है, तो मीन्स इट केम फ्रॉम दैट ट्रेनिंग कि तुम जाओ और बात क्या करेगा, मैक्सिमम व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट डिनाई, ही वोंट बीट यू, ही विल जस्ट डिनाई, ओह नो आई कांट डू इट। तो हिचक बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ा हिचक से कोई आगे निकलना सिखा दे तो बहुत एडवांटेजियस चीज हो जाती है। हाँ, वही वो उन्होंने वो 7 समुंदर पार वाली छलांग यूपी कॉलेज से कैसे लगी? अमेरिका में आप कैसे पहुंचे? नहीं, मैं सबसे पहले एक्चुअली मेरे को 30 मई 2008 को मैं पीएचडी जमा किया, और पीएचडी जमा करने के बाद मैं पोस्ट डॉक के लिए लिखने लगा था, लेकिन मुझे मिला नहीं। मैं पहला आरए का इंटरव्यू देने गया हूँ जेएनयू में, और वो जेएनयू में इंटरव्यू देने के बाद मेरा वहां हुआ नहीं, तो मैं वहां से सटा हुआ एक इंस्टीट्यूट है, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, NIPGR, और इट्स अ वेरी रेप्यूटेड काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो वहां पे मैं गया, वही वाला कि फिर जाओ डायरेक्ट बात करो कि सर मेरे को काम करना है, आप काम, मतलब मुझे आपके लैब में काम करना है। आई स्टार्ट लुकिंग फॉर JNU, DU and NIPGR. I found one person, nice person, Manoj Prasad, a scientist. Now he is a big scientist actually, scientist 7. And तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट, कि उन्होंने मुझे 3 महीने की अपॉर्चुनिटी दी कि 3 महीना करो, अगर तुम्हारा अच्छा रहता है तो मैं तुमको आरे रख लूंगा। वो, और उस 3 महीने में मैं अप्लाई करता रहा कि पोस्ट डॉक के लिए बाहर, और वहां से मुझे वो पोस्ट डॉक की ऑफर मतलब यूएस से, लुसियाना से मेरे को मिली। तो फिर मैं उनका आरए का पोजीशन कंटिन्यू नहीं किया, मैं लुसियाना के लिए निकल गया, और मैं अक्टूबर में 22 अक्टूबर को मेरा पीएचडी डिफेंस था, और 24 अक्टूबर 2008 को मैं फ्लाइट थी मेरी दिल्ली से। कैसा लगा वहां पहुंचकर? न्यू एक्सपीरियंस एंड शॉकिंग एक्सपीरियंस, मतलब ये एक वर्क पैटर्न मैंने कभी देखा नहीं था, और मतलब वहां पे तो 24/7, यूएस इज लाइक 24/7 काम,
कोई इस शिफ्ट में आ रहा है, कोई उस शिफ्ट में आ रहा है, और इट वाज अ बिग लैब, लाइक वी हैड लाइक बिग ग्रांट्स इन आवर लैब। तो अच्छा लैब था, कैंसर रिसर्च का लैब था, बट मेरा पॉइंट ये था कि मैं प्लांट साइंटिस्ट था, so I couldn't cope with like the pressure they had, because you are not expert first, and then you have to learn, and in postdoc you are not allowed to learn. You are supposed to teach people. You are not allowed to learn in postdoc, and that makes me think कि लगता है मुझे मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे चेंज करना चाहिए. So I changed it basically, and then I came back to India. 2009 में मैं इंडिया आ गया था, और सितंबर में मैं दुर्गापुर NIT दुर्गापुर ज्वाइन कर लिया, बायोटेक डिपार्टमेंट. कुछ दुर्गापुर और अपने गाइड सर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि दुर्गापुर से आपका आजीवन का संबंध भी बन गया. हाँ, डेफिनेटली. NIT दुर्गापुर मैं 2009 सितंबर 2009 में ज्वाइन किया. तो सितंबर 2009 में वहाँ से प्रोफेसर सुदीप चट्टोपाध्याय, ही वाज एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ NIPGR, जहाँ मैं पहले 2008 में काम कर चुका था. उस टाइम में वो डायरेक्टर हुआ करते थे. देन ही डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू दुर्गापुर बिकॉज ही इज हिज नेटिव प्लेस. तो एंड ही इज अ रिनाउंड plant scientist in India basically. So, and he is academy fellow of all the academy fellow, like FNA, FNSC, FASC, like 10 years back. So I joined him in 2009, and I got the award of DST Fast Track Young Scientist from Department of Science and Technology. I worked for that project with him basically, and I used to teach NIT Durgapur BTech students for biostatistics, and used to take the class of plant molecular biology. So yeah, from there, like 2000, I stayed like around 4 years, 2009 to 2014, and in the meantime, as you said, lifetime relation भी बन गया. वहाँ से मैंने शादी भी की वहीं पे. सुदीप सर के लैब में PhD स्टूडेंट थी मोमिता. सो आई गॉट मैरिड विथ हर एज वेल, एंड शी इज नाउ आल्सो इन Durham यूनिवर्सिटी. सो या, देन लाइफ चेंज. और उसी दौरान आपको हाथ में भी बहुत चोट आई थी कभी? मैं हमेशा से वो बनारसी भाषा में बोलते हैं ना कि खिलवाड़ी बंदा था. तो खिलवाड़ करना मेरा हमेशा से, मतलब मैं त्यौहार बहुत पसंद करता हूँ. दिवाली हो या होली हो, मैं त्यौहार बहुत पसंद करता हूँ. तो दिवाली में मैं गया था 2011 की दिवाली के साथ, और मैं हाथ में लेके वो अनार बम को मैं हाथ में लेके जला रहा हूँ. मैं सोचा वो जलता है, और वो फट गया. तो या इट वाज. उसके अलावा भी तो शायद आपके कांच कुछ हाथ में कभी आया था? कांच ये पूरा घुस गया था. मतलब मैं जहाँ पे रहता था, जिस रूम में रहता था, उसका कांच खोलने की कोशिश में वो पूरा कांच घुस गया. मतलब कांच टूट गया, और मैं पूरा हाथ उसी पे पड़ गया था. तो वो काफी, वो तो मेरा अभी भी मतलब लाइफ टाइम है. वो मेरी ये 2 उंगलियां सेंस नहीं कर पाती हैं. वर्क भी बहुत उससे अफेक्टेड रहा होगा. बहुत ज्यादा. बिल्कुल. और फिर वहां से आपने छलांग दुर्हम यूनिवर्सिटी की लगाई? नहीं, वहां से फिर मैं 2013 में सितंबर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो मतलब प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो मेरे को खोजना था. वो कहानी दिलचस्प है एक्चुअली. देन मैं खोज रहा था कि कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाए, तो नहीं मिल रहा था. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक पुणे में है, जो कि शरद पवार फैमिली, रन बाय शरद पवार फैमिली. So it's a huge university and humongous facility. Like they have like huge facility as well. So campus was very nice, people were nice, and they appointed me as a assistant professor. So अपॉइंट किया मैंने. 2 कमरे का रेंट लिया, एकदम जस्ट 100 मीटर की दूरी पे यूनिवर्सिटी कैंपस से. और immediately within a week I bought everything, like all home appliances and home accessories.
with the mental setup कि मैं अब यहाँ पे सेटल होने जा रहा हूँ, I'm not going anywhere. तो मैं, और वो नौकरी बहुत अच्छी थी, 9 बजे जाओ, 1 बजे लंच के लिए घर पे आ जाओ, 2 बजे फिर लंच करके घर से जाओ, 5 बजे वापस घर आ जाओ, and you have to take a 1 class and 1 practical with your project. If you have project, you can do your project and research. And they had good facility, very nice facility. तो आई थॉट रिसर्च भी हो सकता है, टीचिंग भी हो सकती है, बस अब जहां तक है प्राइवेट है, सो बहुत लोग करते हैं प्राइवेट, आई विल बी हियर. But destiny was somewhere else. So I got a offer letter from Durham University, and it was quite kind of very exciting, like a new field of research, like in plant biology. तो मैं fascinate हो गया कि नहीं, अब देखते हैं इसमें क्या होता है. Then what? As soon as offer came, I resigned from there, and didn't even sell anything in my house. I just locked the house, text the मकान मालिक की, भाई अब मैं जा रहा हूँ, आपके मकान में अब नहीं रह सकता, और मैं 1 महीने का ये दिसंबर का रेंट पे कर दिया हूँ, लेकिन मैं रह नहीं सकता, I'm sorry, I'm leaving. And everything as it is. मतलब घर में जो था, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, एवरीथिंग आई बॉट. यू कैन इमेजिन कि मैं कितना मेंटली सेटल हो चुका था. आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई जस्ट टुक द बस फॉर पुणे, एंड पुणे से फ्लाइट पकड़ा दिल्ली, दिल्ली से बनारस, काम खत्म. एंड देन इट वाज लाइक आई मूव्ड फ्रॉम पुणे टू Durham, January 2014. It's almost 7 years, more than 7 years. So, and yeah, keep continuing doing it, and keep looking for new things, keep looking for new job, new avenues all the time. Like, I traveled a lot. I like traveling, I like playing. So in last years I traveled really a lot, but dreamed about like full Europe, America I've been, but still during meetings and all, a lot. Taiwan, means a lot of traveling. So I enjoyed, I really कौन से देश आपको बहुत अच्छे लगे? देश के नाम पे सबसे अच्छा मेरे को फ्रांस लगा, और साउथ फ्रांस उसमें सबसे अच्छा था. साउथ फ्रांस इज लाइक फैबुलस. एंड आई स्टेड. कौन से शहर? नीस, मोंपेलिया, नीस क्लोज, नीस, मोंपेलिया, पेरिस, and quite a few we went like जो कि मैप में लोग नहीं जानते हैं, जैसे टूरिस्ट प्लेस नहीं है, हम लोग जाके गांव में घूमे हम दोनों, मियां बीवी दोनों. And then the experience was really great, and this 7 years gives me immense pleasure, you can say, immense happiness, and I achieve quite a few things, except the permanent position. I achieve a lot, so I'm pretty much satisfied really. So yeah, no complaints till now, and let's see where the next destiny is, because I'm going to depart it from next week from here. So let's see how I continue. कुछ आप अपने जरा काम के बारे में बताइए. आपने क्या पीएचडी में किस तरह का काम किया? कुछ बच्चों को बताइए क्या किस तरह का काम था, क्योंकि मैं खुद बॉटनी की फील्ड से नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जानना चाहूँगा. बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो मैं इस तरीके, मेरा काम बहुत ही अप्लाइड था, कि जो पेस्टिसाइड या फंजीसाइड हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं क्रॉपिंग के दौरान, वो हमारे पौधे को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. वो नुकसान कई तरह से असेस किए जा सकते हैं. उस असेसमेंट में एक तरह का असेसमेंट होता है कि क्रोमोसोम पे क्या प्रभाव आता है इस पेस्टिसाइड्स का, क्रोमोसोम पर. हाँ, या सेल डिवीजन पे, जैसे सेल डिवाइड होता है तो एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से 4 सेल ऐसे बनते हैं, उस पे क्या प्रभाव आता है, ये मेरा पीएचडी का था. तो मैं करता क्या था, मैं सीड्स होते थे, बार्ली के सीड्स होते थे, उसको ट्रीट करता था पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, हेवी मेटल से, और उसको असेस करते थे कि ये क्रोमोसोम को कैसे, इनके डिवीजन को बिगाड़ सकता है, या सेल डिवीजन को बिगाड़ सकता है, या ये फ्यूचर में कैसे यील्ड को बिगाड़ सकता है. तो ये मेरा पूरा काम था. जब मैं वहां से यहाँ आया, मैं डरहम की बात करूंगा, जिसको मैं
आप रिलेट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल। को मैं रिलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हम जैसे क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे भी मौसम चेंज हो रहा है, वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, या जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहाँ ठंड नहीं पड़ रही है, या कहीं ऐसा हो रहा है जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ ठंड होने लगी है, या जहाँ ठंड होती रही है। ये क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हम देख रहे हैं ग्लोबली, इवन इन इंडिया, या आप कह सकते हैं कि ड्राउट हम देख रहे हैं, जैसे पानी कम बरस रहा है, पानी की बरसात कम, मतलब अवेलेबिलिटी कम है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो हमारी खेती कैसे चेंज हो सकती है, हम अपने प्लांट को कैसे एडेप्टेबल बना सकते हैं बेसिकली इन एबायोटिक जिसे कहते हैं, ये एबायोटिक काइंड ऑफ स्ट्रेस, नॉट बायोटिक। बायोटिक इज लाइक जैसे आप कोई जर्म्स लग गया, कोई फंगस लग गया, वो बायोटिक हो गया, बैक्टीरिया लग गया, वो बायोटिक हो गया। बट जो एबायोटिक है, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, उससे हम अपने प्लांट्स को कैसे कोप करना सिखा सकते हैं, या कोप एबल बना सकते हैं कि वो कोप कर सकें। ये मेरा मेजर चैलेंज है, विच वी आर फेसिंग टू विच वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू मेक आवर प्लांट्स मोर एडेप्टेबल टू द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो ये हमारा, और हम इसको इस तरीके से करते हैं कि हमारे मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। डीएनए में जो मैसेज होता है वो आरएनए में ट्रांसक्राइब होके ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में, और प्रोटीन डज ऑल दिस थिंग्स, एवरीथिंग, रेगुलेटिंग एवरीथिंग। तो प्रोटीन का हमारा एक्सपर्टीज ये है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद वो कैसे एक्ट करता है, उस पे हम लाइक रिलाई करते हैं, उसको स्टडी करके कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं इसके बिहेवियर को, जिससे कि ये सेल कम्युनिकेशन हो, या प्लांट स्ट्रेस को कैसे जल्दी देख पाए, या उसमें भी वो कैसे सिग्नलिंग को हम ब्लॉक कर दें, या सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर दें किसी सिग्नलिंग को। तो हम कैसे इस चीज को मॉड्यूलेट कर दें कि प्लांट मोर रेजिस्टेंट हो जाए। ये मेरा यहाँ का पिछले 7 साल में जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और शायद मेरा फ्यूचर भी इसी में डिफाइंड है कि हम प्लांट्स को मोर रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं, बेसिकली क्रॉप प्लांट्स को, चाहे वो वीट हो। और दुर्गापुर में आपने क्या किया था? दुर्गापुर में भी बेसिक आइडिया यही था कि ये समझना कि कोई भी लाइट सोर्स, जैसे आप अगर पौधे को कम लाइट में ग्रो कराते हैं तो लाइट पौधा वीक हो जाता है। आप घर में अगर प्लांट ग्रो कराते हैं और लाइट नहीं मिलता है तो पौधा वीक हो जाता है, और डार्क प्रॉपर लाइट में ग्रो कराते हैं तो अलग किस्म का होता है। तो हमारा ये समझने का दुर्गापुर में था कि डिफरेंट लाइट क्वालिटी प्लांट को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंट लाइट जब आती है तो डिफरेंट वेवलेंथ कंटेन करती है, और डिफरेंट वेवलेंथ मतलब different types of light, like red light, blue light, violet light, different wavelengths. So how these different wavelengths are contributing, because due to pollution it changes as well. pollution के नाते हमारा जो प्लांट परसीव कर रहा है लाइट, उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है। तो इसके कारण हम इसको स्टडी करना चाहते थे कि हम कैसे इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं प्लांट, बट आइडिया इज सेम कि हाउ वी कैन ग्रो द प्लांट बेटर। तो बेसिक सेम ही चला रहा है। बिल्कुल। तो प्लांट्स के फील्ड में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। डरहम कैसा लगा आपको शहर, और इंग्लैंड में आपने कहाँ कहाँ और जाने का मौका मिला, कौन कितना चीज आसपास क्या है, कुछ बताइए। डरहम बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर जगह है, और मैं इसी से समझ लीजिए कि मैं जाना नहीं चाहता यहाँ से। और इंग्लैंड में जैसे हम कहते हैं कि इंग्लैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। तो अगर हाँ, मैंने तीनों मतलब फ्रॉम वेल्स, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, अगर आप देखें नॉर्थ हो गया पूरा साउथहैम्पटन वगैरह सारा चीज, और पूरा नॉर्थ स्कॉटलैंड शुरू करें और यहाँ से साउथ में चले जाएं। आई थिंक I have been everywhere because of work, या आप कह लें ट्रेवल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी आए थे तो मैं उनको लेके काफी घूमा, और हम मतलब मैंने कार वार खरीदी थी तो
पूरा इंग्लैंड तो पूरा एकदम एक तरीके से अब ऐसा लगता है कि जैसे लंदन में जाओ तो लगता है अरे यार वो वाले कॉर्नर पे वो वाली शॉप होगी ना, जरा जाके देख लो वो वाले पे। तो इतनी बार लंदन जाना, मतलब इतने लोग आए, जैसे मेरे प्रीवियस बॉस भी आए, सुजीत सर भी आए मेरे साथ, रहे यहाँ पे काफी दिन, और फिर आलोक सर आए, रहे यहाँ पे, घूमे। तो लोगों को आते जाते, लोगों को घुमाते घुमाते इतनी बार एक ही जगह जा चुके हैं कि अब लगता है कि जैसे बनारस टाइप का, लंदन जाओ तो लगता है अरे वाले कॉर्नर पे जाओ ना, वो वाला मिल जाएगा वहां पे है। तो काइंड ऑफ वेरी फेमिलियर काइंड ऑफ कंट्री नाउ फॉर मी। सो yeah, and because I like traveling and I like places to go, new places to go. नहीं, वो तो मैं आपसे जब मिलता भी था तो मैं अक्सर आपसे कहता था कि लंदन और बनारस के बीच की दूरी आपके लिए तो इतनी करीब है कि हम ट्रेन से दिल्ली जाएं, आप इतना लगातार बनारस आते रहते थे कोरोना से पहले, तो वो बहुत वो ही अच्छा केवल एक, लगता। वो जैसे मैंने कहा ना कि दिवाली और होली, मुझे त्योहार पसंद है और घर पे त्योहार मनाना मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे नहीं लगता मेरे को 7 साल में जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, एक्सेप्ट कोरोना टाइम, आई लेफ्ट एनी फेस्टिवल, लाइक आई हैव नेवर बीन हियर दिवाली और होली। मैं हमेशा चला जाता था दिवाली होली में घर। तो और कुछ हॉबीज के बारे में बताइए। क्रिकेट का तो आप बहुत शौक रखते हैं, हमें पता है कि आप दुर्गापुर में भी जब थे काफी एक्टिव रहे, आईपीएल मैच देखने आप पहुंच गए, और दुरहम में भी, क्योंकि इंग्लैंड तो है ही, शायद दुरहम में स्टेडियम भी है। हाँ, नहीं है इंटरनेशनल स्टेडियम। मैं बताना चाहूंगा कि मैं उस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने भी, मतलब डरहम यूनिवर्सिटी स्टाफ क्लब की तरफ से मैं खेलता भी हूँ एज ए स्पिनर बॉलर। अच्छा, क्या बात तो है। इंटरनेशनल जो स्टेडियम है, जो ड्रेसिंग रूम है, वो भी हम लोग अटेंड किए हुए हैं, हम लोग जाते हैं और वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते बैट्समैन है कि बॉलर है कि ऑलराउंडर है? हैं। स्पिनर बॉलर है। अच्छा, वो यहाँ के लोग मतलब मेरा कैप्टन यहाँ पे लैब आ जाता था कि आज स्पिनिंग बॉलिंग की बहुत जरूरत है, आज चलना ही पड़ेगा तुम्हें। तो हमारा जो सारा काम होता था, हम लोग जस्ट तो हाँ, हम लोग जाते थे। क्योंकि इंग्लैंड तो बस दो ही खेलों में बहुत जुनून रखता है, एक तो फुटबॉल और दूसरा क्रिकेट। तो बहुत अच्छा, एक भारतीय होने के नाते आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो और हम लोग कुछ और? मैनचेस्टर जी जी, हम लोग आप कुछ कह रहे मैनचेस्टर और न्यूकासल का मतलब काफी मैच देखे हैं। मैनचेस्टर में देखे हैं, न्यूकासल में देखे हैं। हाँ, लॉर्ड्स में रह गया, कभी लॉर्ड्स का मौका नहीं मिला, तो वो एक वो है। विंबलडन देखने गए थे, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब विंबलडन देखना एक, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन टू गो। तो विंबलडन हम लोग देखने गए थे, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और क्या हॉबीज रखते हैं आप, कैसे समय? हॉबीज मतलब मेरे को न्यूज पढ़ना बहुत पसंद है। न्यूज पढ़ना मतलब मेरे को लगता है मैं कम से कम 5 से 7 अखबार आज भी, दैनिक जागरण बनारस का आज भी मैं पढ़ता हूँ, और उसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स तक पढ़ता हूँ। तो बहुत अच्छा। तो वो मेरे को मतलब मेरी वाइफ काफी कंप्लेन करती है कि जब देखो तब टीवी में CNN और BBC चलता रहता है। नहीं, ये आई बहुत लाइक अच्छी हॉबी है, और मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को ये कहना चाहूँगा कि इस हॉबी को वो भी कल्टीवेट करें, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी अंग्रेजी अच्छी करना चाहते हैं तो वो अच्छा हो जाएगा, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपकी लिखने की क्षमता अच्छी होती जाएगी, बातचीत आप अच्छा कर सकेंगे, और उन सब चीज़ों से आपको नई नई जानकारी, सिर्फ घटनाक्रम की नहीं, अपनी सब्जेक्ट विशेष की भी कभी कभी बहुत जानकारी मिल जाती, खासकर जब नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट होता है तो हर न्यूज़पेपर उसमें कुछ ना कुछ कवर करता है। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लाभप्रद रहता है, और इस चीज़ को जरूर हर बच्चे को कोशिश करना चाहिए, जो आपकी हॉबी है इसको वो करे, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अब आगे क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप मेरे लिए इस समय मेरी घड़ी में रात के 9:06 हो रहे हैं, आपके लिए दोपहर हो रहा होगा, क्या बज रहा है आपके लिए? 3:30। तो आप इतनी दूर बैठे हैं, एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां हर किसी का सपना होता है। इंग्लैंड जाना सच में एक अचीवमेंट है, ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि
मैं अगर अपने संदर्भ में कहूँ तो आप यूरोप जाइए तो यूरोप की हर कंट्री घूम सकते हैं शेंगन वीजा से, लेकिन उसके बावजूद भी आप इंग्लैंड नहीं जा सकते, भले वो मुश्किल से 5 घंटे की दूरी ही क्यों ना हो। तो वो एक सपना रह जाता है कि यूके नहीं जा पाए, और आप वहाँ रह रहे हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक बनारसी डरहम इंग्लैंड में बैठा हुआ है, तो वो बनारसी अब आगे के संदर्भ में क्या अपने और सपनों को सजो रहा है, क्या देख रहा है? मतलब अभी तो मैं एज अ मतलब लीडिंग पीआई के रूप में मैं साइंटिस्ट। अपना देख रहा हूँ, लीडिंग बिल्कुल। साइंटिस्ट के रूप में। और बिल्कुल। मैं डेफिनेटली परस्यू करूंगा कि अगर मेरे को उदय प्रताप कॉलेज को अगर किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले कि हाँ बच्चों को मैं मदद कर पाऊँ बहुत अच्छा। सोचने के लिए उनको एक टॉपिक दे पाऊँ कि हाँ ये भी एक एरिया है जहाँ पे वो जा सकते हैं। और एक फैसिनेटिंग है, अगर आप थोड़ा सा जिज्ञासु टाइप के हो तो इट्स अ गुड एरिया टू लुक इनटू। एंड बट हाँ बहुत मेहनत है और लॉन्ग, डेफिनेटली इसके साथ साथ यही मैं कहूँगा कि लॉन्ग रन जॉब है कि आपको काफ़ी पेशेंस के साथ करना पड़ता है। इम्पेशेंट नहीं हो सकते कि हाँ 1 साल तक बहुत पेशेंट बना के रखा तो अगले साल कुछ हो जाएगा। लुक एट मी, आई एम वर्किंग ऑन लाइक 2004 से चला हूँ इस रिसर्च में, 2021 हो गया है, 17 साल की जर्नी में शायद अभी मैं कहीं नहीं पहुंचा हूँ। नहीं, तो बहुत कुछ आपने पाया है, और कई बार सफलता को उससे आंकना चाहिए कि आपका धरातल क्या था, क्योंकि सफलता हर एक के लिए एक अलग अलग, हर व्यक्ति के लिए उसकी एक अलग परिभाषा है, डेफिनेशन है। आप अगर अपने परिप्रेक्ष्य में देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आप कहाँ थे, क्या सोच थी, और आप खुद सब्जेक्ट्स में, स्टडीज में किस स्तर पर थे, और उसमें अगर आज आप देखिए तो आपने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, आप बढ़ते ही जा रहे हैं, सफल हैं। और दूसरा कि आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां परमानेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो परमानेंट वाली चीज जो है वो हिंदुस्तान में है, वो भी अब खत्म ही हो चुकी है। जो जिसको उस सिस्टम में आने का मौका मिल जा रहा है वो बहुत भाग्यशाली है। और यही कारण भी है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर भी, उस टक्कर का काम हो रहा है जो यूएस यूके का है। तो वो परमानेंट पोजीशंस, सच बात है, कम है, लेकिन आज वो हिंदुस्तान में भी कम है। तो उस परिप्रेक्ष्य में चीजों को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि समय अब काफी बदल रहा है, बदल चुका है। और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसके लिए कभी काम की कमी नहीं होगी, उसकी मांग कभी भी कम नहीं होने वाली है। तो वो तो चीज रहेगी ही। और आप सबसे अच्छे उदाहरण हैं उस चीज के लिए। चलते चलते आप अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? believe in yourself. You can means just believe in yourself and put a goal. Play session by session. बिल्कुल। Put a goal, session by session. That's all. That's it. You have to have a goal. Unless you have a goal, अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे आज यहाँ से बनारस जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? वही वाली बात है कि आपको जाना कहाँ है वो याद, मतलब एक तय करो। हो सकता है उसमें टाइम लगे, जैसे मुझे लगा, मुझे बहुत टाइम लगा, मैं मास्टर में आके समझा कि मुझे क्या करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे आज के पेरेंट्स या मेरे टाइम में भी पेरेंट्स होते थे कि हाँ मतलब उसको डॉक्टर ही बनाना है या उसको इंजीनियर ही बनाना है, उसको पता है। या आजकल एडवांस बच्चे देखते हैं तो वो 5 कक्षा 6 में ही बोल देंगे कि हाँ मुझे ये बनना है। इफ यू डोंट नो स्टिल बाय बीएससी और एमएससी, नॉट टू लेट, नेवर लेट टू लेट, नेवर इज नेवर टू लेट, जस्ट ट्राई। तो ये मतलब मैं अपने आप को इसमें तो एग्जाम्पल समझता हूँ कि हाँ कभी लेट नहीं होता है। बीएससी के बाद भी सोच सकते हो, अगर कुछ समझ सकते हो कि हाँ ये कर सकते हैं तो बस उसके पीछे लग जाओ, हाथ धो के, हाथ पैर नहा धो सब करके लग जाओगे तो डेफिनेटली लगेगा। नहीं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि पीएचडी एक ऐसी संस्थानों से करना और उसके बाद दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में बैठ के काम करना, लोगों के साथ काम करना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि
उस स्तर के प्लेटफॉर्म से इतना बड़ा जंप लेना, और वो भी सिर्फ अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस अंजल श्रीवास्तव के संदर्भ में भी बात सोचते होंगे जब आप बीएससी या एमएससी कर रहे थे यूपी कॉलेज में। तो क्या वो कभी सपने आते थे कि क्या मैं आज से 10 साल बाद मैं अमेरिका में बैठा हूँगा, कि मैं यूके में बैठा हूँगा? और आज आप वहाँ बैठे हैं। तो जो आपने अभी बातें कही कि अपना एक गोल निर्धारण किया जाए और धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाया जाए। आपने बहुत सी चीज़ें बताई अपने गाइड अशोक सर के, जो आप टिप्स जो उन्होंने दिए आपको, जिनसे आपको बहुत मदद मिली, उनको आपने शेयर किया। और आज क्योंकि हम लोग पहली बार बातचीत किए तो हम लोग मुख्यतः एक जनरल बात की है। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग बातें करते रहेंगे, आपसे सब्जेक्ट विशेष पर बात करेंगे, और जो बॉटनी में हमारे छात्र हैं वो आपसे जुड़ेंगे ही, और भी उनके संदर्भ में कुछ अगर बातचीत की जरूरत पड़ी तो हम लोग आपसे फिर से निवेदन करेंगे कि आप जुड़े और कॉलेज परिसर में आए तो मिलिए। बहुत खुशी होती है अंजल को ऐसा देखकर। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये जरूर है कि मैं जब कॉलेज में ज्वाइन किया तब आप पीएचडी करना स्टार्ट कर चुके थे, तो वो एक सिलसिला तब से जो बना है और आज तक है, हम और आप के बीच एक मित्रता, एक भाई के तौर पर हम लोग के बीच संबंध रहा है। आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, ढेरों शुभकामनाएं, आपके लिए प्रार्थनाएं, और ये सफर बहुत ऊंचाइयों तक जाए, यही मैं मनोकामना करता हूँ। अंजल, आप तो हम लोग के साथ जुड़े, बच्चों से अपनी बातें इतनी बताई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आई एम ऑलवेज ओपन एंड मतलब मैं फेसबुक ट्विटर, जो कि आज बहुत ही इजी कनेक्शन है, तो कोई भी बच्चा या कोई भी, इफ आई कैन बी हेल्पफुल, अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, दिस इज रियली नाइस आइडिया। आई थैंक यू। मस्ट अप्रिशिएट। थैंक यू। थैंक यू अंजल। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट।